लड़कियों और लड़कों को दोनों को साथ चलते हुए देखता हूँ तो मैं आज ये फील करता हूँ कि हमारे जीवन में भी ये दौर आता कि मैं उसको जूस पिलाता, वो मेरे साथ घूमती। देवता है, भूमिया है, कुछ है। तो आपका मानना क्या है कि ये साइकोलॉजी प्रभाव है या सही में देवता भूमिया वगैरह प्रभाव होता है? जैसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में चलता है, कभी कहते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग ज़्यादा होता है, कभी लड़कों के पास। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास मोटरसाइकिल होगी। ये मान 2018 तक कि लड़के लड़की की शादी हो रही है तो एक लड़का या लड़की मोटा है तो उनकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा उनका। मेरे में क्या परिपक्व तो आ गई? अभी तो नहीं आई है आपने भी। मुझे नहीं लगता कि लड़के और लड़कियों में जब प्यार मोहब्बत होती है तो मेरे अंदर सुसाइड थॉट आने लग गए थे। और आपका सर परिचय तो क्या ही दे, परिचय के मोहताज ही नहीं हो। और सभी जो देखने वाले हैं पहले से सब जानते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन संबंधित है। और राजस्थान का ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा जो आपको जानता ना हो। कोई पर्सनली पढ़ा होगा, कोई आपकी बुक पढ़ा होगा, और कोई कुछ नहीं तो मोटिवेट सीजनल या वीडियो भी देखा होगा। तो परिचय ये है कि आप एक टीचर हो, एक मेंटर हो, एक राइटर हो, एक गाइडर हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हो साइकोलॉजी से। हिस्ट्री से हो? हाँ, ये बहुत कम बच्चों को पता है। अच्छा। कि साइकोलॉजी मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरा सब कुछ है। और हिस्ट्री को मैंने इसलिए चुना कि मुझे पता था कि गवर्नमेंट में वैकेंसी जो आती हैं वो हिस्ट्री की आती हैं। और हिस्ट्री में विशेष बात ये रही कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले भी, ये मैं चीज़ बता रहा हूँ, बच्चों को पता नहीं होता है, मुझे ये पता है कि मेरे सब्जेक्ट में मुझे कहाँ सक्सेस कैसे लेनी है। तो इसलिए मैं इतिहास में भी बहुत कम बच्चों को पता, और इतिहास में भी मेरी हमेशा रैंक जो आई है वो बहुत अच्छी आई है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं ऑल राजस्थान 7वीं रैंक से चयनित हुआ। अब जबकि बच्चे सब जानते हैं कि सर साइकोलॉजी में तो साइकोलॉजी मेरी मोहब्बत है। तो सर मुझे पहली बार पता चला कि आप हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑडियंस की तरफ से और मेरी तरफ से कि इनविटेशन देने के बाद पर सर एक बार में राजी हो गए। मैं कल कोचिंग संस्थान गया था आपकी, तो सर मिले और कहा कि ज़रूर आऊँगा। तो यहीं फ्लैट पे हैं दोस्तों के, और यहीं पे छोटा सा सेटअप लगा रखा है, तो सर को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारा सौभाग्य है कि आपका पॉडकास्ट करने को मिल रहा है, जिनकी किताबें पढ़ के हम थोड़ा बहुत कुछ हासिल किया है। तो सर अब थोड़ा कुछ पॉडकास्ट की तरह, जैसे इसमें होता है कि अनफिल्टर्ड होता है, जैसे पहले से कुछ धारणा ही नहीं होती है, होना भी चाहिए। जैसे कुछ पर्सनैलिटी के बारे में, शिक्षा के बारे में, और हमारा द्वारा यदि किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये हमारा सौभाग्य होता है सर। तो पहला तो यही है कि अभी आप अध्यापन करवा रहे हो, तो टीचिंग आपने शुरू से चुना या सपना था, या किसी के इंस्पायर होके ये प्रोफेशन अच्छा लगा, क्या कुछ? टीचिंग मेरा कोई सपना नहीं था। मतलब मेरा सपना जो था वो, सच बताऊं तो मेरा ये था कि पहले के जो शुरुआती दौर था उसमें तो मैं सोचता था कि अपन कोई 5 से 7 हज़ार रुपये की कहीं भी नौकरी लग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, कुछ ऐसा ही था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म में जाऊं, मैं पत्रकारिता में जाऊं। तो पत्रकारिता मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मैं सोचता था कि पत्रकारिता में मुझे जाना है। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी बनी, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे लगा, मैंने बीएड भी शुरुआत में नहीं किया था, मैंने पहले पीजी किया। वहाँ तक मेरा टारगेट नहीं था कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। लेकिन बीएड करने के बाद, और वहाँ एक साइकोलॉजी के टीचर बहुत अच्छा से उन्होंने पढ़ाया, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। कहाँ से किया बीएड? मैंने बगड़ पिरामिल कॉलेज से, जो अपने आप में एक बड़ा नाम हुआ करता था। और हो कहाँ से वैसे? वैसे मैं झुंझुनू से हूँ। और वहीं से स्कूलिंग वगैरह हुई? हाँ, स्कूलिंग मेरी गांव से हुई। गांव से दूर 5 किलोमीटर दूर हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे। एक गवर्नमेंट स्कूल थी वहाँ पे, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। और कॉलेजिंग? कॉलेज झुंझुनू में हुई, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू में थी नहीं, तो एक एडेड कॉलेज थी, सेठ मोतीलाल कॉलेज, जो बड़ा कॉलेज था, वहाँ से मेरी। तो शुरू से ये रहा कि जैसे इस ऐसे प्रोफेशन हो जहाँ पे लोग सुनने वाले हो, हाँ, बहिर्मुखी टाइप के साइकोलॉजी का बहिर्मुखी बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ये अपने आप एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि हाँ ये सही रहेगा अपने लिए। तो इसमें आपने जर्नलिज्म को पहला था मेरी प्रायोरिटी, बट वो मौका नहीं पड़ा। और भविष्य में क्या पता हो जाए मेरा, तो मैं इसमें एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। अभी भी आप सोचते हो कि जर्नलिज्म का? मैं सोचता हूँ, मतलब ये दोनों मेरे शिक्षण के अलावा 2 मेरे फेवरेट यदि कोई हैं
तो जर्नलिज्म है और एक वकालत, उसमें मेरा मन करता है। LLB कर रखा हाँ, LLB कर नहीं रखा मैंने एक बता रहा हूँ कि मेरे मन में है तो सर कि वो गांव के चीज़ें मैं सरपंच करता हूँ। बनना पड़ेगा LLB बनने के लिए। देखते हैं क्या होता है। तो ये तो फिर ये टीचिंग में कैसे आना हुआ? टीचिंग में बहुत सारी प्रेरणाएं थी, बट कुछ नकारात्मक प्रेरणाएं ज़्यादा थी। कुछ लोगों ने इस चीज़ के लिए चैलेंज किया था कि आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है, मेरी तो तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बहुत सारे चैलेंज लोगों ने दी, तो उन चैलेंज को गलत सिद्ध करने के लिए मैं इसमें आया था, और वो सिद्ध भी गलत हो गए कि बहुत ज़्यादा मैं खैर स्ट्रगल शुरुआत में 2.5-3 साल करना पड़ा। पहला ग्रेड 3 दिया था, नहीं हुआ 2009 में। उसके बाद स्कूल व्याख्याता में हो गया, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सपना था मेरा कि एजुकेशन में उच्चतम पद पे जाना है, तो जितना हो सके। जितना हो सके। तो स्कूल एजुकेशन में भी प्रिंसिपल है मेरा हो चुका था, फिर इधर कॉलेज एजुकेशन में हो गया। फर्स्ट ज्वाइनिंग कब हुई फिर? फर्स्ट ज्वाइनिंग 2010 दिसंबर 2010, 8 दिसंबर 2010। तो टीचिंग का तो काफ़ी अनुभव, लगभग 15 साल हो गए। काफ़ी अनुभव हो गया मेरे को, बच्चों को लगता नहीं, बट मैं लंबे टाइम से और एज कितनी हो गई? एज ज़्यादा दिख नहीं रही है। हाँ, एज ज़्यादा है नहीं वैसे, 39 चल रही है अभी। तो क्वेश्चन तो सर बहुत है, अब सर सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपका परिवेश झुंझुनू के आसपास रहा है, तो मैंने साइको पढ़ा था और मेरे ये बहुत जिज्ञासा था कि मैं किसी अच्छे टीचर से पूछूं कि साइकोलॉजी में जैसे ये परिवेश होता है, परिवेश का कितना महत्वपूर्ण है? परिवेश का सबसे बड़ा महत्व है भाई। वंशानुक्रम से, हेरिडिटी से आपने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लिया, नहीं भी की, लेकिन वातावरण वो आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। और ये इसलिए मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मैं आज क्लास में भी बात कर रहा था कि मेरी लाइफ में उन लोगों का बड़ा योगदान रहा, यदि वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं बदलता। क्योंकि मेरा कोई IQ लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेमोरी लेवल मेरा भी बहुत नॉर्मल है, और मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर जाऊंगा। बट उन लोगों ने, चाहे वो नकारात्मक चैलेंज आए हो, चाहे वो पॉजिटिव लोग मेरी लाइफ में आए हों, उन लोगों की वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि लाइफ में मैं करूं। तो प्रेरणा कहाँ से आती है? परिवेश से आती है। और लाइफ को बदलता कौन है? लर्निंग की शुरुआत भी मोटिवेशन से होती है, प्रेरणा से होती है। और प्रेरणा परिवेश का कारक है। आप परिवेश में आपको कौन सी प्रेरणा मिलती है? आपके आसपास यदि 5 लोग आपको बहुत इफेक्टिव मिल गए तो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। आपके पास 5 लोग ऐसे मिल गए जो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि परिवेश सबसे बड़ा टीचर है, और वो आपके लाइफ को बदल सकता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें हम अपने इर्द गिर्द उन लोगों को चुनें जो सच में हमारी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन है। कुछ लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रह के या परिवेश में रह के भी वो कुछ कर गुजरते हैं, तो उनका क्या है? जैसे मुझे लगता है कि आवश्यकता जब बहुत बड़ी हो ना, तो आदमी कुछ भी कर जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। निश्चित रूप से फर्क नहीं पड़ता है। कुर्ट लेविन एक लर्निंग थ्योरी देता है, उसमें एक जीवन क्षेत्र की बात करता है, लाइफ स्पेस की बात करता है। बाह्य चीज़ें प्रभावित करेंगी आपको, वातावरण भी प्रभावित करेगा, लेकिन आपका आंतरिक वातावरण बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपको लगता है कि मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो फिर आदमी को चीज़ें नेगेटिव इन्वायरमेंट भी प्रभावित करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके इन्वायरमेंट से बड़ा कोई इन्वायरमेंट नहीं हो सकता। तो खुद का इन्वायरमेंट बना लिया। सबसे गजब का इन्वायरमेंट ही वही होता है कि जहाँ नकारात्मक चीज़ों को आप प्रवेश नहीं करने दो। इसमें सर मोटिवेट भी आता है, जैसे बाहर ये भी प्रेरणा होती है, तो वो कितनी असर करती है? देखो, 2 चीज़ें होती हैं। आदमी इंटरनली हर समय अच्छा नहीं रह सकता। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ होंगी जब उसको दबाएंगे, बात बात पे उसको, उस समय कोई व्यक्ति उसकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो उसे ये कहे कि यार तू कर सकता है, तू बहुत अच्छा है, तू इतना ख़राब नहीं है, देखो इन लोगों ने किया है। इसलिए मोटिवेशन कोई सा भी ख़राब नहीं होता। इंटरनल मोटिवेशन होता है जब आदमी बहुत मैच्योरिटी लेवल पे आता है, तब इंटरनल मोटिवेशन आता है। लेकिन आप जैसे अपन प्रारंभिक लेवल पे होते हैं, अब मैं जब प्रारंभिक लेवल पे था तो मैं छोटी छोटी बात पे निराश हो जाता था तो उस समय आपको जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल मोटिवेशन की। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको कहे कि यार तुम कर सकते हो। तो मोटिवेशन जहाँ से मिले वो आपको कौन सा क्या प्रेरित कर जाए पता नहीं चलता। कई बार बाह्य मोटिवेशन बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार इंटरनल मोटिवेशन काम नहीं करता। कई बार मैं ऐसी लड़कियों से मिलता हूँ जिनकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हैं, होना ही चाहिए कि उन परिस्थितियों को बदलने के लिए इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए। लेकिन मान लीजिए मेरा वीडियो देखा और मेरा वीडियो देख के उनको लगा कि सर जो कह रहे हैं मुझे करना है, और वो इससे इतनी प्रेरित हो गई कि उसने उस कंफर्ट जोन को तोड़ के और प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी, तो वो ज़िंदगी बदल देता है। तो जहाँ से जो चीज़ें अच्छी मिल जाए ना, मैं तो कहता हूँ ले लेनी चाहिए, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो। आपने कहा कि ऐसा कोई होना चाहिए जो कि
अब तुम कर सकते हो, ये विश्वास दिलाने वाला होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई कि मैं अब निराश हो रहा हूँ और निराश किसी ने में कहा इसलिए कि जब मैं एमए करने यहाँ यूनिवर्सिटी आया था तो आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। फिर एमए प्रवेश में नंबर बहुत कम आ गए थे तो मैं टूट गया था। मुझे लगा था कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, अपन यहाँ पढ़ने आए, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और फिर अपन आउटकम्स नहीं दे रहे हैं तो क्या मतलब है। और मेरे अंदर सुसाइड थॉट आने लग गए थे। फिर थोड़ा सा मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने बातचीत की और बातचीत के माध्यम से थोड़ा पॉजिटिविटी आई। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक साथ दोस्त आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए जो आपको हल्का सा संबल दे। देखिए कंप्लीटली कोई कुछ नहीं करेगा, करना आपको ही है, खुद को ही है। लेकिन थोड़ा सा कोई इसे कह देता ना कि यार हो जाएगा ना, मैं हूँ ना, बस ये मैं हूँ ना, ये शब्द ज़िंदगी में आ जाए ना, वो करो चाहे कुछ भी मत। कुछ भी मत करो सर, उसका बहुत सारा होता है। आपने कहा कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उस वजह से कुछ नेगेटिव थॉट आए, तो माता पिता क्या करते हैं? मम्मी पापा भाई एग्री खेती थी, पापा एक बढ़िया की नौकरी करते थे तो उस समय 3,000 रुपये मिलते थे महीने के। आप सोच सकते हैं हम जयपुर पढ़ रहे हैं और वहाँ 3,000 रुपये में आप, तो मेरे को महीने के 700 रुपये मिलते थे। 650 रुपये हॉस्टल का खर्चा होता था, 50 या 100 रुपये मेरे पास बचते थे। उससे मुझे चाय भी पीनी है, उससे मुझे पेन भी खरीदने हैं, उससे मुझे बुक्स भी खरीदनी है, उसमें संडे की डाइट ऑफ रहती है तो वो भी करना है। तो ये सब चीज़ें इतनी थी कि कई बार ऐसा घुटन होती थी कि यार अपन ऐसे परिवार में क्यों पैदा हुए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो कमज़ोरियाँ, वो ख़राब परिस्थितियाँ बेटर के लिए हुई, कि वो यदि जीवन नहीं होता तो शायद मैं इस जयपुर पिंक सिटी में खो जाता, कहीं हो जाता। लेकिन उन परिस्थितियों ने मुझे ऐसा मजबूर किया कि नहीं, तुम्हें कुछ भी अनावश्यक ध्यान नहीं देना है, तुम्हें पूरा अटेंशन इसी स्थिति को बदलने में करना है। तो वो एक अपना एक दौर था। मैं आज गाड़ी में आ रहा था तो मैं इनको भी कह रहा था, स्टूडेंट लाइफ अपने आप में बहुत अलग होती है। मैं जब बच्चों को देखता हूँ थड़ी पे बैठते हुए तो मुझे लगता है कि मैं इस जीवन से गुजरा हूँ। मेरा भी मन बहुत होता था कि मैं थड़ी पे बैठूँ, मैं जूस पीऊँ। मैं जब लड़कियों और लड़कों को दोनों को साथ चलते हुए देखता हूँ तो मैं आज ये फील करता हूँ कि हमारे जीवन में भी ये दौर आता कि मैं उसको जूस पिलाता, वो मेरे साथ घूमती, मैं पिक्चर दिखाने जाता। ऐसी पॉइंट में आने वाला था थोड़ी देर। जैसे स्टूडेंट लाइफ में आपने अभी कहा कि साथ में घूमते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि स्कूल टाइम या स्टडी टाइम में प्यार हुआ या कुछ? मुझे लगता है कि रोमांटिक टाइप सबकी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आता है। बहुत सारे लोग, मैं तो कहता हूँ, दबा देते हैं इन चीज़ों को, बताते नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये प्यार होना चाहिए पहली बात तो लाइफ में। नहीं हुआ तो आपने ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट खो दिया है, क्योंकि वो होगा, और वो होगा तो लगभग 90% चांस हैं कि आप अलग भी होंगे। अलग होंगे तो वो जो सिचुएशन तुम जियोगे ना, वहाँ से तुम जब निकल के आओगे ना, वो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो निश्चित रूप से कोई माने नहीं माने, बट मेरी लाइफ में हुआ है और लंबा भी चला था, और वो टूटा भी है, और वो टूटने के बाद में बहुत बिखरा भी था, और बिखरने के बाद मैं आगे बढ़ा भी हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइफ को आगे बढ़ाने में उसका भी कहीं ना कहीं योगदान है। जरूरी। हाँ, अब धोखा उसने दिया है, बट मुझे लगता है ठीक हुआ वो जो हुआ ठीक हुआ। लगभग किस उम्र में हुआ ये मतलब 12th क्लास में ही अटेक्शन हो गया था। अटेक्शन कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, वो पहला वही था जो भी था। उसके बाद बात तो कुछ नहीं हुआ, बात तो मोहब्बत प्यार चलती रहती है। कहते हैं, लोग कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, कई बार हो सकता है, बार बार होता है, बार बार भी हो सकता है, बट वो जो फेस्ट होता है ना, वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है। फिर आपको कोई ऐसा दोस्त चाहिए होता है, तो आपको एक दोस्त के रूप में फिर आप रिश्तों को देखना शुरू कर देते हो। बट वो जो होता है वहाँ पागलपन होता है, वहाँ आदमी के जुनून होता है कि कुछ भी किसी भी लेवल पे उसकी एक छोटी सी चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका छोटा सा ध्यान देना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत और प्यार कभी सक्सेस नहीं होना चाहिए, ये मेरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत मत है। वो सक्सेस होगा तो शायद आप लाइफ में बहुत बड़ा देख नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि आपकी मोहब्बत जो है वो असफल ही होनी चाहिए, वो बेटर होता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप इसको अलग रूप में भी समझ सकते हो, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरा ये व्यक्तिगत मत है, क्योंकि वो असफल होता है तो आप फिर बड़े सफल होते हो। जैसे ये बारे मूवी वगैरह आती है, कोई ऐसी आती है कि आप ब्रेकअप हुआ तो आप अच्छी तरह से सक्सेस हुए, और कुछ आती है कि हर कामयाब के पीछे महिला का हाथ होता है। तो हाँ, महिला का हाथ होता है कि दोनों चीज़ें हैं। निश्चित रूप से दोनों एस्पेक्ट हमेशा चलेंगे। बहुत सारे अभी अपन ने आईएएस में शायद 2 कनिष्क कटारिया एक आईएएस में सेलेक्ट हुए थे, फर्स्ट रैंक आई थी, हमारे साथ सीकर साइड के थे वो। तो उन्होंने बताया था सिलेक्शन में कि मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान हुआ।
लेकिन और मुझे ये लगता है एक कि मनोज कुमार सिन्हा आईपीएस वो भी हाँ बने। इनकी भी बाद बड़ा में ख्याल योगदान वाले। था। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, होती है, बट ऐसा प्यार मिल जाता है क्या, ये बड़ी समस्या है। रेयर केस में होता है। रेयर कैसे मिलता है कि जो प्यार आपकी पढ़ाई में बाधक ना बन के और आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए, वो दोस्त मिलना बहुत बड़ी बात होती है मुझे लगता है। अधिकतर तो ऐसे होते हैं कि जो आपको मौका के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग तोड़ के निकल जाता है। तो मैं तो दोनों ही प्लस मानता हूँ, वो भी अच्छा है, बट होना चाहिए लाइफ में एक बार। तो कुल मिला के हुआ है। और बार और शादी कब हुई फिर? शादी मेरी 2008 में हो गई थी। अच्छा, सही है सर। जैसे एक मैं पढ़ता था और साथ वालों को भी मैंने देखा है कि जैसे साइको में होता है कि कोई भी परीक्षण होता है, जैसे कोई कुत्ते पे कर रहा है, कोई बिल्ली पे कर रहा है, तो ये सभी जानवर है, कोई पशु पक्षी वगैरह ऐसे है। कोई रेयर केस में दिखता है, या मैंने तो देखा नहीं थी, साइको पढ़ी नहीं क्योंकि थोड़ी सी पढ़ी है सेकेंड ग्रेड में। तो उसमें क्या है कि ये जैसे पशुओं पे अप्लाई करके सीधा कह देता है कि सीखने की प्रेरणा ऐसी है, सीखते ऐसे हैं, ऐसे भूलते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखो दोनों चीज़ें हैं इसमें, दो क्योंकि कॉन्सेप्ट ये चलते हैं। मानव बौद्धिक लेवल अलग है और परिवेश अलग है, वो कहीं भी कुछ भी देखता जो है। व्यवहारवादी होते हैं ना, बिहेवियरिस्ट, वो ये मानते हैं कि मनुष्य का व्यवहार आपके आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है, और उस परिवेश में जानवर भी होते हैं, तो उनसे भी वो सीखता है। तो व्यवहारवादी जितने ही प्रयोग हुए हैं वो जानवरों पे हुए हैं, कोग्निटिव जितने ही प्रयोग हुए हैं ना वो सब मनुष्य पे हुए हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो लागू करने का तो मतलब ये है कि मैंने कहा कि परिवेश से प्रभावित होता है, और मनुष्य का व्यवहार बहुत सारी चीज़ें कंडीशनिंग से प्रभावित होता है। परिवेश तो जैसे सर पशु होते हैं उनका तो बनाया जाता है, जैसे रूम वगैरह हाँ में बनाया जाता है। और तो आदमी घूमता फिरता है, कभी भी मनुष्य कुछ भी। मनुष्य का भी तो वातावरण परिवेश अपन बना सकते हैं, अपन उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इससे सहमत हो कि सीधा? मैं हाँ सहमत हूँ इसमें सहमत इसलिए अपन है कि निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समान है, उन चीज़ों को लागू किया जा सकता है। अब आईपी पावलोव ने जब कंडीशनिंग थ्योरी दी, तो आईपी पावलोव ने उसका इतना प्रयोग किया कि उसने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल दिया। उसने केवल कुत्ते का प्रयोग नहीं किया, उसने रियल में उस कुत्ते के प्रयोग के आधार पर लोगों की हैबिट्स को चेंज कर डाला, लोगों की नशे की प्रवृत्ति को छोड़ दिया। मतलब वो करंट लगाता था, जो नशा करते थे कि आपके नशे करने की इच्छा है, और उस समय वो करंट लगाता था, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की कंडीशनिंग हो गई, जबकि उसने प्रयोग कुत्ते पे किया था। तो निश्चित रूप से किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं चाहिए। सही है सर। जैसे ये हमारे राजस्थान में तो क्या पूरी इंडिया में चलता है, ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, गांव में रहता है। तो जैसे थोड़े बहुत हम भी पढ़े लिखे थोड़े बहुत है, तो कहते हैं कि जैसे कोई होता है ना मानसिक तनाव आता है, तो वो कुछ भी अलग पर अनुक्रिया करने लग जाते हैं। तो हम जैसे गांव में कहते हैं कि देवता है, भूमिया है, कुछ है। तो आपका मानना क्या है कि ये साइकोलॉजी प्रभाव है या सही में देवता भूमिया वगैरह प्रभाव होता है? देखो देवता भूमिया का प्रभाव मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं इसका जवाब दूंगा, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण जवाब दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, आपके हिसाब से बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। ये कम्प्लीटली एक विश्वास थेरेपी है, विश्वास है वो चीज़ें। आप कोई चीज़ को हावी कर लोगे तो आपका बिहेवियर वैसा होने लग जाएगा। आप ये मान के चलो, मेंटल हेल्थ से रिलेवेंट अपन बहुत सारी बीमारियां अपन पढ़ते हैं, ठीक है। आप भूत प्रेत की भी अपन बात करते हैं कि भूत हैं कि नहीं है, देवता हैं कि नहीं है। ये दो वाइब्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स, ठीक है। आप जब कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हावी करते हो ना, तो फिर उसके व्यवहारात्मक लक्षण आप में दिखने लग जाएंगे। आप जैसे वो विश्वास करते हैं, जैसे वो हाँ, तो वो फिर वही व्यवहार आप करने लग जाओगे। उसके बारे में आपने इतना सोचा है, आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को इतना सिग्नल दे दिया है कि वो आपसे वो व्यवहार करवाना शुरू कर देगा। तो मनोविज्ञान में इन चीज़ों को नहीं माना गया, और मैं अब जितना पढ़ रहा हूँ साइकोलॉजी को, और ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। आपने जनरली गाँव में केस देखे होंगे? जनरली मैंने देखे, खूब देखे। कहते हैं ये तो इन भूमिया केस है, फाइनली है ना डॉक्टर के पास जाने पे सही होता है। डॉक्टर के पास जाने पे सही होता है, या सही काउंसलर गाइडेंस के पास जाने पे सही होता है। तो अब धीरे धीरे जैसे तार्किकता आएगी तो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। बाकी है ये साइकोलॉजिकली, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे एक जैसे मेरा पर्सनली है, मेरे पे ही आप अप्लाई कर लेना। जैसे मानव आदमी में परिपक्वता कब आती है? एक उम्र हिसाब से, तो एक मेरे पे देख लो, मेरे में क्या परिपक्वता तो आ गई? अभी तो नहीं आई है आप में भी। मुझे नहीं लगता कि आई है, मुझे तो नहीं लग रहा है, पर आप बताओ। धीरे धीरे आती है। सच मानूं ना बताऊं ना, मैं परिपक्वता मुझे है तो क्या मैं भी अभी मानता हूँ कि मेरे में परिपक्वता जो आई है ना, वो 34 के बाद ज़्यादा आई है। 34 तक तो मेरे अंदर परिपक्वता मुझे लगता थी नहीं। मैं बच्चे जैसे ही चीज़ें करता था, बच्चे जैसी गलतियाँ मैं दोहरा देता था,
मतलब इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर, अब मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर मेच्योरिटी आ रही है। और सच मायने में बताऊं, परिपक्वता वैसे तो एक निर्धारित समय तक चलने वाली किशोर अवस्था के बाद मेच्योरिटी आ जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है परिपक्वता आती है धक्का खाने से, धोखे खाने से, इंसानों के साथ इंटरेक्शन करने से। तो ये परिपक्वता मुझे लग रहा है कि 1 साल के भीतर मेरे अंदर काफ़ी मेच्योरिटी आई है। मेरे अंदर 1% ही मैच्योरिटी नहीं है ना। अभी तो लग नहीं रहा। जैसे एक क्वेश्चन रहता है, जैसे रील्स देखते हैं ना, शॉर्ट वीडियो वगैरह, तो उसमें आता है कभी कभी पढ़ने लग जाता है। जैसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में चलता है, कभी कहते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग ज़्यादा होता है, कभी लड़कों के पास दिमाग ज़्यादा है। एक तो दिमाग होता है और एक होता है पैशन। तो ज़्यादा किस में होने की संभावना है? देखो, दिमाग की तो अवधारणा वो गलत है कि लड़के में ज़्यादा होता है लड़कियों में कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है लड़कों में कम होता है। ये तो एकदम कम्प्लीटली एक पेसिडो है, मतलब झूठी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ तक पेशन की आपने बात की है, पेशन निश्चित रूप से लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी लड़की को देखना कि लड़की 5 बार असफल होने के बाद भी 6ठी बार वो प्रयास करेगी, 10 बार भी वो एग्ज़ाम दे लेगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसके संस्कार, उसका शारीरिक प्रकृति उसकी वैसी है, वो रिसेप्टिव होती है हमेशा, वो ग्रहण करती है चीज़ों को, वो पहल कम करती है। पुरुष जो होता है उसमें पैशन कम होता है, उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए। आप कई बार देखना कि लड़के और लड़कियों में जब प्यार मोहब्बत होती है तो लड़का सबसे पहले आगे बढ़ता है, लड़की बहुत कम पहल करती है, बहुत बाद में पहल करती है। प्रपोज मतलब लड़की हाँ, बाद में करती है, लड़का पहले करता है। लड़के में पैशन कभी हो बहुत कम होता है, स्वभावगत विशेषता उसकी, वो हर चीज़ त्वरित चाहता है, वो जल्दी चाहता है। और लड़की धीरे धीरे चाहती है, और धीरे धीरे चाहने के बाद उसको पूरा जीतती है वो। अच्छा, फाइनली वो मतलब लड़की में हमेशा पैशन ज़्यादा होगा, और वो चीज़ में जब घुसेगी ना तो गहनता के लेवल पे घुसेगी। और व्यक्ति लड़का हो सकता है, वो ऊपरी ऊपरी लेवल पे भी जा सकता है। समझ रहे हैं आप? कोई चीज़ सीरियस ना ले। हाँ, सीरियसली ना ले। बाकी तो खैर ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, कुछ में डिफरेंट हो, लड़की वाली वो चीज़ गहनता वाले लड़कों में भी होती है। जैसे मैं देखता हूँ कि एक शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति या कोई पर्सन कमज़ोर होता है और एक होता है थोड़ा बलशाली। तो उसमें जैसे जेनेटिक्स और परिवेश को ना देखते हुए तो थोड़ा देखते हैं ना, तो लगता है कि शरीर के वजह से इनकी मानसिकता प्रभावित है। तो इससे क्या कुछ होता है? देखो, प्रभाव तो पड़ता है। शारीरिक संरचना आपकी वैचारिक शक्ति को, आपकी मानसिक लेवल को प्रभावित करती है। जेनेटिक हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बट वैसे यदि बढ़ता तो आप देखना कि मोटा आदमी जो होता है ना, वो आराम पसंद व्यक्ति हो जाता है, कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति बन जाता है। समझ रहे हो आप? बाकी मस्त ज़िंदगी जीता है वही, क्योंकि वो बात बात पे तनाव नहीं लेता है। वो आराम प्रिय ज़रूर होता है उसका, मैंने बताया आपको, बट वो रियल में कभी गुस्सा बहुत कम करेगा। मैं कई बार ये बात बोलता भी हूँ कि लड़के लड़की की शादी हो रही है तो एक लड़का है लड़की मोटा है, तो उनकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा उनका। ये उसकी स्वभावगत दोनों में से एक होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। आप कभी भी इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना कि जो मोटा जिसकी संरचना है वो ज़्यादा मस्त रहता है, वो तनाव कम लेता है, वो खुश ज़्यादा रहता है, वो ज़िंदगी जीने में विश्वास रखता है। दुबला पतला आदमी होता है, वो छोटी बात पे तनाव लेता है, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, तो उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, एक्टिव के हिसाब से, आप अंतःक्रिया के हिसाब से पतले जो होते हैं उनका मानसिक लेवल में थोड़ा सा एडवांस हो सकते हैं। फिजिकल सिचुएशन मतलब प्रभावित करती है, वो कंफर्ट जोन वाला मैं जो बता रहा हूँ वो कारण है। सही है सर। जैसे आपने कहा कि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, अब कैसी चल रही है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ज़िंदगी में आप जो दोगे वही आपके पास लौट के आएगा, ये हमेशा से। आप जिसके साथ जो व्यवहार करते हो, आपने ये दुआएं ली हैं ना, तो वो दुआएं आपको इतना ऊपर बढ़ा देंगे, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। पैसा अपन कमाते हैं तब नहीं आता है, आप ज़िंदगी में सही नीयत के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो पैसा अपने आप आता है। अब मैंने तो गरीबी का वो दौर देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास मोटरसाइकिल होगी। ये मान 2018 तक मेरे को ये लगता था कि अपने पास कहाँ से एक अल्टो गाड़ी हो। 18 तक की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं स्कूल में बैठा बैठा सोचता था, जबकि मैं स्कूल लेक्चर था, लेकिन सच में स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं वहाँ तक कि अल्टो गाड़ी होगी। और ज़िंदगी में वक्त बदलता है, फिर मैंने वही कहा कि आप मेहनत भी करते हो, वक्त बदलता है, आपको इतने बच्चों की दुआएं मिलती हैं और फिर चीज़ें अपने आप साथ चलती हैं। सब कुछ आज बढ़िया है, सब बढ़िया। अभी कुछ कितना कमा लेते हो आंकड़ों के हिसाब से?
कमाई क्योंकि का तो मैंने वैसे देखा है कुछ- राजस्थान में आपकी हर जगह हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई बुक्स होगी, साइको की नहीं है तो दूसरी मिल जाएगी। बुक्स मेरी बहुत हैं और हम्म। हर बच्चे के पास मिलेगी, बट बुक्स का वो ये कि बुक्स में डी कॉपी बहुत निकलती हैं, तो हमारे पास रियल में बुक्स में बहुत ज़्यादा पेमेंट आता ही नहीं है। लोगों को तो लगता होगा कि पेमेंट बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं आता है, मतलब ये मान के चलिए कि 20% ही पेमेंट आता है, बाकी कॉपियाँ बहुत निकलती हैं, बुक सेलर्स पैसा नहीं देते हैं। तो ये तो मैंने इसलिए लिखी थी कि एक चलो मार्केट में नाम चले, एक बच्चों को कंटेंट मिले अच्छा। और जहाँ तक पैसों की बात है, पैसे तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, लोगों को लगता ज़रूर है कि देव सिंह सर के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बस ये है कि मैं अपनी जो इच्छाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी लेते हैं, हम अच्छा खा लेते हैं, मकान जो जितना कमाया था उससे हमने मकान बना लिया, तो अभी तो ठीक ठाक है, बस गाड़ी मेंटेन कर लेते हैं। और कभी इच्छा हुई कि ये चीज़ मुझे चाहिए, कि मुझे कपड़े पहनने हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब बढ़िया जीवन है कुल मिला के।